के साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर आगरा से, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों पर हमला हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोगों पर हमला हुआ है। बदमाशों ने चाकू से 6 लोगों पर हमला किया है और परिवार के सभी लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। थाना एतमाउद्दौला के नुनिहाई चौकी का ये मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों पर हमला कर दिया गया है। वो घायल हैं। बदमाशों के हौसले आसमान पर हैं, चरम पर हैं। एक ही परिवार के लोगों पर हमला किया गया। इन बदमाशों ने 6 लोगों को घायल किया है, चाकुओं से उन पर वार किया है। थाना एतमाउद्दौला के नुनिहाई चौकी इलाके का मामला है। नितिन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, हमलावर कौन थे? परिवार के लोगों की इस वक्त हालत कैसी है? कई सारे लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के नुनिहाई चौकी है, उस इलाके का ये मामला है। मामूली विवाद में विवाद हुआ है और उसमें करीब एक परिवार के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और जो हमलावर हैं वो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दबिश दे रही है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की बात कर रही है। जी नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब देवरिया जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर जो सामने आई है वो आपको बताते हैं। यहां के पूर्व थानाध्यक्ष भट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो हालांकि 2 महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो को देखकर आपको ये लगेगा कि थानाध्यक्ष साहब किसी और से बात कर रहे हैं और वीडियो बनाने वाले की तरफ गलत इशारे कर रहे हैं। मतलब ये साफ है कि वीडियो बनाने वाली कोई महिला है जो उनकी ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी को ये सब पता नहीं चल पा रहा है। लिहाजा उनकी ये अश्लीलता जारी रहती है। जिस जगह का ये वीडियो है वो थानाध्यक्ष साहब का चैम्बर है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है, जिसकी रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाएगी। फिलहाल थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन थानाध्यक्ष फरार है और 25,000 का इनाम भी थानाध्यक्ष के ऊपर रखा गया है। इसके साथ साथ आपको ये जानकारी जरूर दे दें कि जो निलंबन हुआ है थानाध्यक्ष का, वो किसी और मामले में हुए। तो ये खबर बहुत बड़ी और एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। इस खबर को दिखाया और इस खबर को दिखाए जाने के बाद ही कुछ एक्शन अब तक हुआ है और एक्शन ये हुआ है कि ये थानाध्यक्ष जो खाकी वर्दी में आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, खाकी वर्दी पहनने के बाद का व्यवहार क्या होता है, क्या होना चाहिए, सबको मालूम है क्या होना चाहिए, लेकिन ये थानाध्यक्ष कुर्सी पर बैठकर ऐसी हरकतें कर रहा है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। पीड़िता एबीपी गंगा के साथ जुड़ी और पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया। पीड़िता ने कहा कि इसने बहुत दिनों से यही हरकतें करता आ रहा था। पहले कुछ दिन तो हम लोगों ने जाने दिया कि शायद गलती से कर रहे होंगे, सुधर जाएंगे, उसके बाद खुद ब खुद इस तरह की हरकतें करना बंद कर देंगे। लेकिन जब नहीं किया तो वीडियो बनाना पड़ा। तो वीडियो एबीपी गंगा के पास आया। एबीपी गंगा ने वीडियो को दिखाया तो थानाध्यक्ष के पूरी करतूत सामने आ गई, उजागर हो गई। मामले में आला अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो आला अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए। सबसे पहले पीड़िता ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मैं अपने ज़मीनी विवाद को लेकर के भटनी थाना गई थी, जिसके थाने का थानेदार हैं विषमपाल सिंह दरोगा। मैं अपनी दरख्वास्त को लेकर जाती थी तो मतलब एक बार दो बातें सुन लेंगे, उसके बाद सनी फिर जो है कि इशारा करते हुए गंदी बातें करना, मतलब मम्मी की आवाज़ को ना सुनकर इग्नोर करना। हम लोग अपने बात को लेकर रखने के लिए जाते थे, वो अपनी बात को रखने के लिए मतलब बैठे रहते थे। मम्मी रहती थी तो हम कुछ बोल नहीं पाते थे। एक बार देखे, 2 बार देखे, फिर तीसरी बार भी देखे, चलो छोड़ो, सुधर जाएंगे। ऐसे तो करते करते मैंने बर्दाश्त जब नहीं हुआ, हद से बाहर हुआ, तो मैंने मतलब एक कैमरा है जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है और छुप करके ही है वो, तो उसके द्वारा मैंने रिकॉर्ड किया है इस वीडियो को, ताकि मैं कानून को दिखा सकूं।
तो इस पूर्व थानाध्यक्ष का डर इतना कि पीड़िता को छुपकर वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि कहीं इसको पता चल जाता, क्योंकि ये सामने इतनी बेहयाई कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, इसको अगर पता चल जाता तो न जाने क्या क्या करता। इस मामले में एक और अपडेट आपको ये दे दे कि एसपी देवरिया एबीपी गंगा के साथ जुड़े और उन्होंने जानकारी दी कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले में पूर्व थानाध्यक्ष, आरोपी थानाध्यक्ष का पक्ष जाना भी जरूरी है, उसका भी बयान सामने आया। लेकिन साथ साथ आपको यह बता दें कि ये फरार हो गया पूर्व थानाध्यक्ष, उसका बयान आपको सुनवाते हैं। ये जानकारी नहीं कहाँ का वीडियो है, कहाँ आपके द्वारा मुझे जानकारी हो रही है कि वीडियो बन गया कोई, मुझे जानकारी नहीं। जो आप दिखा रहे हैं जो वीडियो, ये तो जो है ऐसा कभी है ही नहीं। मैं तो ऑफिस में बैठा था, जो आप दिखा रहे हैं इसमें कोई लड़की नहीं, कोई और भी नहीं, किसी तरह का कोई है नहीं ऑफिस में। ऑफिस में कुंडे में अकेला बैठा हूँ, मेरे जो है राउंड में जो है दाद हो जाता है तो उसकी दवा लगाने लगा मैं, कोई नहीं था इसलिए मैं दवा लगाना। पीछे खिड़की खुली थी, हो सकता है पीछे खिड़की से किसी ने वीडियो बना लिया। अच्छा अच्छा, पीछे लोग खड़े थे, हो सकता है स्टाफ के हों या अन्य किसी ने जो वीडियो बना के उससे वायरल कर दिया है। आज यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि थाना पटनी के पूर्व प्रभारी निरीक्षक द्वारा एक महिला जो थाने पर फरियाद लेकर के आई थी, उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में थाने पर गंभीर धाराओं में उस इंस्पेक्टर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वह इंस्पेक्टर थाना सलेमपुर में उसके बाद ट्रांसफर हुए थे और उन्हें निलंबित किया जा चुका है। इस बीच कानपुर से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या का मामला है और इस मामले में बार एसोसिएशन को एक गुमनाम खत पहुंचा है। एक गुमनाम खत बार एसोसिएशन को भेजा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है। खत भेजने वाले ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए, यानी कि खत मिला है बार एसोसिएशन को और खत भेजने वाले ने पुलिस कर्मियों पर कुछ आरोप लगाए हैं। वो आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने गुमराह किया। गुमराह करने का आरोप पुलिस कर्मियों पर है। एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल होने की तरफ भी इशारा किया गया है कि इस हत्याकांड में एक पुलिसकर्मी भी शामिल। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रभात, खत किसने भेजा, बार एसोसिएशन को कब खत मिला और खत में क्या क्या लिखा गया है, सारी जानकारी दर्शकों को दें। जी बिल्कुल राजीव, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल हत्या होती है कानपुर में और एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद जो पुलिस के हाथ खाली है, तो वहीं अब जो जांच है वो अलग अलग पहलुओं पर चल रही थी। कभी पूर्वांचल का ऐसा जोड़ा जा रहा था, तो कभी जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा था पूरे मामले को, और पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही थी। उसी बीच बीती रात एक गुमनाम खत जो है वो मीडिया हाउसेज और बार एसोसिएशन के सदस्यों, उनके घर वालों को भेजा गया है, जिसमें साफ लिखा है कि इस पूरे मामले पर एक पुलिसकर्मी है जिसका नाम उसमें नहीं जिक्र किया गया है, बस इतना लिखा गया है कि एक मिश्रा पुलिसकर्मी है जिसकी पूरा जो धार उसको बताया गया। उसमें यह भी बताया गया है कि पिंटू सेंगर से 6.5 करोड़ रुपए को लेकर उसका विवाद भी चल रहा था और जमीन का जो काम है वो काफी समय से वो पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर कर रहा था। इसी को मुख्य वजह बताई गई। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा है कि पुलिस की जो जांच है उसमें कुछ पुलिस कर्मी है वो जांच को गुमराह कर रहे हैं, दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। और यही नहीं, खत में ये साफ दिखाया गया है, जिसने खत लिखा है उसने ये भी आशंका जताई है कि जो वो पुलिसकर्मी जिसका जिक्र किया गया है वो इतना खतरनाक है कि वो मेरी जान को भी खतरा है, लिहाजा पुलिस उस पर भी जांच करे। तो हालांकि जब खत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा है और जो अधिकारी प्रभात, जो मिश्रा पुलिस वाले का नाम सामने आ रहा है, ये कौन से थाने में तैनात है, इनके बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी दीजिए अगर मिली है तो। जी बिल्कुल, जब इस बाबत कानपुर के अधिकारियों से बात की गई है, पुलिस के अधिकारियों से बात की गई है, तो उनका कहना है कि जो खत में जिस मिश्रा पुलिसकर्मी का जिक्र है वो उसकी जांच की जा रही है। अभी शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि वो जो पुलिसकर्मी है वो 9 में तैनात है। अभी जांच चल रही है, लिहाजा ना ही नाम पुलिस बताने को तैयार है और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी दे रही है। बस पुलिस का कहना ये है कि 9 में वो तैनात है और पूरे प्रकरण की और पूरे खत की जांच की जा रही है। और जांच के बाद क्योंकि काफी अहम हो जाता है ये खत, क्योंकि एक हफ्ते से खुलासा नहीं हुआ है और ऐसे में इस खत लेकिन प्रभात, इस खत को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह के बड़े बड़े प्रकरण होते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के खतों का या फोन कॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस कितनी गंभीरता से ले रही है इस खत को?
जी बिल्कुल, जब एसपी पूर्वी से बात हुई है और एबीपी गंगा ने बात की है तो एसपी पूर्वी का कहना है क्योंकि मामला जो है वो हाई प्रोफाइल है, लिहाजा हमारी जांच को प्रभावित करने के लिए भी इस तरह के गुमनाम खत जो है वो सामने आ सकते हैं। ये एक तरह की साजिश भी हो सकती है, लेकिन किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। इस खत की भी जांच कराई जाएगी और जिसके पुलिसकर्मी का नाम इसमें सामने आ रहा है उसकी भी जांच कराई जाएगी और पुलिस जो जांच है उसका दायरा जरूर बढ़ाएगी। इस खत को मिलने के बाद इस खत को जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कहीं से नकार नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस खत को भी ध्यान में रखकर ही जांच करेंगे क्योंकि ये खत सामने आया है, लेकिन ये साजिश भी हो सकती है कि कहीं से पूरे मामले का खुलासे के करीब पुलिस अपने को बता रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस खत के द्वारा एक साजिश की जा रही हो जिससे कि पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ भटकाया जा सके। तो पुलिस इसको पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द जांच कर खुलासा करने की बात। प्रभात, नजर आप बनाए रखें क्योंकि खबर बहुत बड़ी है, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मिश्रा पुलिस वाले का नाम है, बताया जा रहा है कि उन्नाव के थाने में तैनात है। अब उनको भी जांच में शामिल किया जा सकता है, उनसे पूछताछ हो सकती है क्योंकि इस खत को गंभीरता से लिया जा रहा है जो बार एसोसिएशन के नाम भेजा गया और मीडिया संस्थानों को भेजा गया। गोरखपुर के एक मैरिज हॉल में नौतनवा से बाहुबली विधायक अमन मणि त्रिपाठी की दूसरी शादी संपन्न हुई। शादी में परिवार के कुछ खास लोग सम्मिलित हुए। गीत संगीत और मंत्रोच्चार के बीच में अमन मणि त्रिपाठी और उशिन पांडे परिणय सूत्र में बंध गए। अमन मणि त्रिपाठी ने लखनऊ की सारा सिंह के साथ साल 2013 में परिवार की मर्जी के खिलाफ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। सारा की मार्ग दुर्घटना में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हत्या के आरोप में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब उनकी दूसरी शादी का वीडियो भी सामने आ गया है। तो अमन मणि त्रिपाठी एक बार फिर शादी कर चुके हैं और सुर्खियों में, इससे पहले कुछ वक्त पहले सुर्खियों में इसलिए थे क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने का प्लान था, लेकिन वो प्लान पुलिस ने रोक दिया, इनको बीच रास्ते में रोक दिया। तो अपनी विधायकी का इस्तेमाल करते हुए पहुंच गए थे, मामले में काफी दिन तक सुर्खियों में रहे थे और अब शादी कर ली। इससे पहले वाली जो उनकी पत्नी थी, इससे पहले जिनसे इनकी शादी हुई थी सारा, उनकी मौत हो गई थी सड़क हादसे में। उस मामले में अमन मणि त्रिपाठी पर ही आरोप लगे, गिरफ्तार भी रहे, जेल में रहे, लेकिन अभी बाहर हैं और दूसरी शादी कर ली है। बाहुबली विधायक अमन मणि त्रिपाठी की शादी हो गई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के पास, सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा के पास। और इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, कुछ खास लोग ही इस शादी में सम्मिलित हुए जो उनके परिवार से जुड़े हुए, क्योंकि शादी में एक सीमित संख्या में अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में भी अनलॉक 2 चल रहा है, तो सीमित संख्या में ही लोग आ सकते हैं और सीमित संख्या में जो लोग आए उन्हीं की मौजूदगी में ये शादी संपन्न हुई। अब खबर प्रयागराज से, जहां पर एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल पर है, जिसका असर न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि बाकी शहरों में भी देखने को मिला। कर्मचारियों की यह हड़ताल कई पुरानी मांगों को लेकर है। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे काम देने वाली कंपनी उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रही है, मानदेय का भुगतान नहीं कर रही है, उनसे ज्यादा वक्त तक काम लिया जा रहा है और साथ ही उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। वो कोरोना की इमरजेंसी को समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर गुरुवार तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उसके बाद 108 सेवा के कर्मचारी भी उनके साथ हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि कर्मचारियों की ये हड़ताल 29 जून से चल रही है। मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। एम्बुलेंस कर्मचारी हम लोग ये चाहते हैं कि ये ठेका प्रथा बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाए। हम लोगों को जो कंपनी की ठेकेदारी में रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, इसको हटाकर हम लोगों को गवर्नमेंट NRHM के तहत रखा जाए ताकि हम लोगों को समय से सैलरी मिल सके। दिक्कत ये है कि समय से सैलरी नहीं, कटौती पूर्ण सैलरी, जो हमारा वेतन है मुख्य, वो वेतन हमको नहीं मिल रहा है। टाइम से ज़्यादा हमसे काम लिया जा रहा है। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे एम्प्लॉय ड्यूटी करते हैं, उनको उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। और हर महीने, किसी भी महीने की ऐसी कोई तारीख नहीं है जो फिक्स टाइम पे हमारी सैलरी कभी आई हो। किसी भी महीने कभी भी हमारी सैलरी कभी टाइम से नहीं आती है। 7 तारीख 10 तारीख तक का समय है, जो कि 20, 25, 30 तारीख पूरा महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं आती है। कोरोना के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम आदमी पहले ही बेहाल है।
उस पर सब्जियों के बढ़ते दाम से आम आदमी की किचन का बजट बिगड़ा है, बल्कि कमर भी टूट गए आम आदमी के। सब्जियों के दामों में अचानक आए उछाल से लोग परेशान हैं, क्योंकि जो टमाटर 20 रुपए प्रति किलो बिकता था वो 4 दिन में ही 4 गुना महंगा होकर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं भिंडी 20 रुपए से 40 रुपए हो गई और लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी की कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के असर अब देखने को मिल रहा है, उसका असर, क्योंकि ढुलाई की जो लागत है, जो ढुलाई में जो खर्चा आता है वो अब ज़्यादा है और दूसरे खर्चे अब बढ़ गए पेट्रोल डीजल के बढ़ने से। मेरठ में पिछले 3 दिनों से अचानक से सब्जी के रेट बढ़ गए हैं और ख़ास तौर से टमाटर, खीरा जो ट्रांसपोर्टेशन से माल आता है उनके दामों में भारी इजाफा हुआ है। यानी 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाला ये टमाटर आज 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं 20 रुपए केजी बिकने वाला खीरा आज 50 से 60 रुपए केजी बिक रहा है। हमारे साथ कुछ कस्टमर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कितनी महंगाई बढ़ गई है। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र कुमार गुप्ता। विजेंद्र जी, ये बताइए कि टमाटर क्या भाव आपको मिला? 80 रुपए किलो, खीरा 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, अरबी भी 60 रुपए किलो, मटर 120 रुपए किलो। इतनी महंगाई 3 दिन के अंदर? हाँ, 5-6 दिन के अंदर हो गई। और आलू भी 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो हो गया। हम दुकानदार से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि 3 से 4 दिनों में जो टमाटर का रेट है वो 4 गुना क्यों हो गया। वहीं जो खीरा 20 से 25 रुपए केजी बिकता था उसके दामों में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हुआ है। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका सर? रतन। रतन जी, ये बताइए जो टमाटर है वो इतना महंगा क्यों हो गया? इसलिए महंगा हो गया कि आप नगर से किराया ज़्यादा लग रहा, महंगा है, कम आ रहा है मंडी में। वो 1300 1350 रुपये क्रेट टमाटर बिक रहा है और एक क्रेट में से 5-6 किलो खराब भी करता है। वही 70, 80, 60 बिक रहा है। अच्छा, खीरा क्या रेट बिक रहा है? खीरा 40 से लेकर 60 रुपये किलो तक बिक रहा। बढ़िया खीरा 40 रुपये किलो, उससे हल्का खीरा 50, उससे हल्का खीरा 40। इतनी महंगाई अचानक से क्यों हुई? क्या कोई वजह हुआ जो मंडी में आप लोग जाते हैं? भैया ये हुआ, ये माल कम आ रहा है, ये सब बाहर के सौदे आ रहे हैं ना, ये सौदे सब महंगे हैं, जो लोकल सौदे वो मंदे हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट के जरिए माल आ रहा है वो महंगा है। हाँ, वो महंगा है, ये सारा महंगा है। तो क्या इसकी वजह आप डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को तो नहीं मानना? हाँ, तो मानता हूँ इसके, इसलिए महंगा है जी। ये दुकानदार हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जो बाहर से माल आ रहा है वो महंगा है और जो यहाँ लोकल मंडी में मिल रहा है वो माल सस्ता है। यानी टमाटर, खीरा ये बाहर से आ रहा है और यही वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, लिहाजा ये सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप